दरवाजा खोल के रखा है लड़के ने। ओहो हो राव साहब, क्या हाल है? वो किधर है? ये बैग है भाई ALP का, और ये ALP है, सीनियर ALP विवेक वशिष्ठ। भाई सारे काम जरूरी है। अच्छा एक चीज़ और, भाई बोल रहे हैं कि हमारे आईफोन भी दिखा दो। भाई इसी नौकरी की देन है ना। और भाई ये नौकरी की देन है, देख लो जो बुराई करते हैं ALP के, वो ये भी देख लो भाई। कौन से हैं ये? S25 अल्ट्रा भाई। ओ तेरी तो आग लगा दी भाई। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम मेडिकल के ऊपर डिस्कशन कि क्या क्या होता है पूरा प्रोसीजर। यहाँ पे जो डिस्कशन होगी वो 3-4 बोर्ड में जो RRBs में मेडिकल हुआ था उसके बारे में होगा। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों भाई RRB चंडीगढ़ से सिलेक्टेड थे और मैं RRB मुंबई से। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या चीज़ों को चेक किया जाता है। सबसे पहले तो विवेक ये बताओ कि अब हमारा जो साइको का रिजल्ट आया था उसके बाद में कितने दिन के बाद DV और मेडिकल के लिए कॉल आ जाती है? देखो ये सभी आरआरबी के लिए कॉमन है कि करीब 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको उसके लिए मिलेगा। तो ये मान के चलें कि मैक्सिमम आपको 1.5 महीने का टाइम हर एक आरआरबी देगी उसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए। हाँ, और 1 से 1.5 महीना मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रिपेयर करने हैं वो आपको इस वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे, पर मैंने इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना के रखी है और उसको मैं यहाँ पे जो ये आई बटन है यहाँ पे दिख जाएगी। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप उसको देख सकते हैं। अब ये जो अपना मेडिकल होगा ये कैसे अलॉट होता है अमन, कि कैसे कैसे किस किस बच्चे को कहाँ भेजा जाएगा? और मेरा हुआ था आरआरबी जम्मू से, तो मेरा फिरोजपुर में हुआ था। अच्छा, तो वो डिविजनल हॉस्पिटल में होता है, मेनली जो अपना डिवीजन का हॉस्पिटल रहता है, बड़ा हॉस्पिटल, उसमें होता है। तुम्हारा कहाँ होता है विवेक? मेरा क्योंकि चंडीगढ़ जोन से था मेरा, तो मेरा हुआ था दिल्ली डिवीजन के लिए भेजा था। वहाँ जब चंडीगढ़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हारा होता है, उससे नेक्स्ट डे के लिए आपको या नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे रहेगा उसके लिए आपको हॉस्पिटल अलॉट कर दी जाएगी। हमारे चंडीगढ़ जोन से 2 डिवीजन होती हैं, अम्बाला और दिल्ली। तो कुछ बच्चों को अम्बाला के लिए भेजा गया था, कुछ को दिल्ली के लिए भेजा गया था। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आपको कोई रोल नहीं रहता। बिल्कुल। अब आपको ये लग रहा होगा कि आप लोग तो तीनों इकट्ठे बैठे हैं और मुंबई में काम कर रहे हैं, फिलहाल हम पूना डिवीजन में हैं। तो मैं तो प्रॉपर आरआरबी मुंबई था, ये जम्मू था, ये चंडीगढ़ था, तो ये कैसे मिल गए? तो मैं आपको बता दूं कि ये आए हैं आरआरबी मुंबई में जो डाइवर्जन पैनल है उसके थ्रू। इनका आरआरबी चंडीगढ़ में वेटिंग में रह गया था। और भाई वेटिंग में रहने से दुख होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल मेडिकल दुख होने होता के है। बाद पता चलता है कि वेटिंग लिस्ट में रह गए, और थोड़ा दिल टूट जाता है कि यार टूट जाता है। मेडिकल होने के लेकिन बाद दिल टूटने के बाद फिर भी आपको ये भी है कि वैकेंसीज के अलावा भी तुम उसके लिए एलिजिबल हो। एक चांस रहता है कि आपको अभी भी नौकरी मिल सकती है। तो ये इसको आप कैसे भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी लक की बात है कि आप वेटिंग लिस्ट में भी बचे। पर एक चीज बताइए कि अब की बार जो है 1:1 आने वाला है। आप सबने सुना है कि जितनी वैकेंसी है उतने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो क्या दोबारा से सेकंड DV आने के चांसेस हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल इसके चांसेस बनते हैं, क्योंकि जितनी वैकेंसीज की रेलवे को ज़रूरत है, अगर वो वैकेंसीज 1:1 से फिल नहीं होती, तो ये एक चांस बनता है कि वो मेरिट को डाउन करके दोबारा से नीचे वाले बच्चों को DV के लिए बुला सकते हैं। हाँ, और ये चीज मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा कि आपके भी जो एप्लीकेशन नोटिफिकेशन था उसके अंदर आया हुआ था। ये देख लीजिए 12.4 में ई सेक्शन जो लिखा हुआ है इसमें भी बताया है। और A1 मेडिकल फिट बच्चे कितने मिलते हैं आपको क्या लगता है, किस रेशियो में? 10 में से कितने बच्चे मेडिकली फिट मिलते हैं? अपना एक अनुमान सा है। मतलब 8 से 9 8 बच्चे, से 9 8 से 9 बच्चे मेडिकल फिट रहते हैं, आप ये A1 मान के मेडिकल चलो कि 75% तो मिनिमम एलिजिबल रहते ही है। रहते हैं, मतलब 25% के आसपास हाँ में 25 चांसेस बोल हैं। सकते हैं। हाँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई पहला दिन जो होता है, जो हम बुलाया जाता है, तो उसमें मेडिकल होता है या DV होता है? जब आपको जोन अपने यहाँ बुलाता है, जैसे हमें चंडीगढ़ जोन से था हमारा, आरआरबी चंडीगढ़ ने जब हमें बुलाया, तो पहले दिन वो DV कराते हैं। ठीक तो है। आपका DV एक ही दिन में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है। DV में कोई दिक्कत आई थी अमन किसी बच्चे को, ऐसा डीवी महसूस हुआ? में एक सर्टिफिकेट का इशू आया था, जो मतलब कैटेगरी का फायदा उठा रहे हैं, जैसे OBC SC ST या ठीक है। AWS वाले का हुआ था। हम्म। उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग जो फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पे हम लोग सर्टिफिकेट का नंबर डालते हैं, अपलोड सीरियल करते नंबर, हैं, हाँ। सीरियल नंबर रहता है ऊपर। तो सीरियल नंबर किसी किसी का सर्टिफिकेट गुम हो जाती है, थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, जैसे वैकेंसी फुलफिल होने में 2 से 3 साल कभी कभी लग जाते हैं। तो उसमें सर्टिफिकेट गुम होने के बाद वो सीरियल नंबर मैच करते हैं जब DV होता है हमारा। हम्म। तो जब उसमें वो प्रॉब्लम आती है, अगर सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा होता है, तो वो आपको उसके लिए नोट क्वालिफाई कर देते हैं। लेकिन वो उसमें एक केस उसका हुआ था ऐसा कोई? मेरे साथ एक केस हुआ था, मेरे साथ में जो आए थे, मतलब DV मेरा हुआ था। लेकिन उसमें एक सोल्यूशन उन्होंने खुद ही बताया कि अगर आप इसके लिए एक एफिडेविट बनवा के ले आते हो कि मेरे पास में जो मेरी सर्टिफिकेट थी वो गुम हो गई किसी रीजन से,
तो उसके लिए वो आपको एलिजिबल एलिजिबल कर थे। सकते हैं, मतलब उसके लिए अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको कि बिल्कुल बाहर कर देंगे। इसके बारे में ना मेरा एक पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा क्या था कि मेरा डिग्री में 73% बने हुए थे और मैंने फॉर्म फिल करते हुए उसको 72% दिखा दिया था। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं पहले से ही एडवांस में एक एफिडेविट बनवा के लेके गया था कि अच्छा। मेरे से भूलवश ये 72% मेरे से वहाँ चढ़ गया है, लेकिन मेरा एक्यूरेट जो है इस नंबर क्रमांक पे जो मेरे नंबर दिखाए हुए हैं डॉक्यूमेंट पे वो 73% है। हालाँकि उस एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई किया और उसको ओके कर दिया। और आपके अगर किसी नाम में डिफरेंस है, आधार कार्ड में या 10th की मार्कशीट में नाम में डिफरेंस है, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। आपको लगता है कि एफिडेविट कोई दिक्कत कहीं पे है, मुझे थोड़ी बहुत कमी है, तो एफिडेविट बनवा लीजिए। आपका डीवी लगभग सभी का 100% हो जाता है। 100% हो हो जाता जाता है। है। बायोमेट्रिक मैच मैं बता चुका हूँ कि मेरा नहीं हुआ था, तो वो भी इश्यू रहता है कई-कई बार, पर वो फिर वो हो कभी-कभी जाता है। आधार कार्ड का एक इश्यू आता है। जैसे अभी लोग बहुत टाइम बना हुआ आधार कार्ड का अपना बायोमेट्रिक का, जैसे-जैसे थोड़ा उम्र बढ़ती है तो प्रॉब्लम आती है अपडेट बायोमेट्रिक करवा में। लें मतलब तो उसको बायोमेट्रिक। अपडेट अपडेट करा दो। जाने से पहले महीने 2 महीने पहले अपडेट करवा लो तो वो बेटर रहेगा मतलब। ठीक है। डीवी पहले दिन हो जाता है, लगभग शाम तक हाँ, आपको एक मेमो दिया जाएगा, जिन-जिन का डीवी फुलफिल हो जाएगा। ₹18, ₹23 सबकी जगह ऐसे-ऐसे था, एक मेमो देते हैं और वो मेमो देने के बाद आपको कुछ बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जब आप मेडिकल के लिए जाएँगे तो कैसे जाना है, कुछ बताया था क्या आप लोगों हाँ, को? उस टिकट को साथ लेके जाना अपने को वो बताता है अच्छा। कि आपको ये ₹18 का टिकट या अलग-अलग रहता है ₹18 हो सकता है ₹23 अभी का। फीस बढ़ गई तो हो। हो हाँ। सकता है अभी फीस बढ़ गई हो, तो क्या रहता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या तो आपको टिकट वहीं मिल जाती है। या जैसे मेरा जम्मू और अरबी में था तो पास स्टेशन पास में था तो उन्होंने बोला काउंटर से आप टिकट ले लो। हुँ, तो हुँ। उसमें लिखा रहता है कि आप मेडिकल रीज़न तो मेडिकल रीज़न के लिए वो टिकट बनते हैं, उस टिकट को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। मतलब जब आप ठीक मेडिकल है। तो अब बात करते हैं कि जो पहला दिन होता है मेडिकल का, उसमें क्या होता है और उसमें जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है क्या अपने को? हाँ, जब मेडिकल के जाते हैं तो पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती है। जब हम लोगों को टिकट के लिए बोलता है ना डीवी के बाद, हुँ, हुँ। तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपको फर्स्ट डे बिना खाए पिए जाना है क्योंकि उस दिन फर्स्ट यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट ही मेजर मतलब मोस्टली होता है सबका जाने के बाद। तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे अब मेरा 80 लोगों का बैच गया था, अच्छा। तो वहाँ पे डॉक्टर जैसे 4 डॉक्टर थे। हुँ, हुँ। किसी-किसी का 2 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, 6 डॉक्टर रहते हैं, तो उस हिसाब से बैच डिवाइडेड होते हैं। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद डिवाइड कर देते हैं, जैसे मेरा 20 लोगों का बैच बना था। हुँ, हुँ। तो अलग-अलग डॉक्टर थोड़ा अलग-अलग बताता है कि आप पहले यूरिन टेस्ट करवा लो, आप ईसीजी करवा लो, आप एक्स-रे करवा लो पहले, ताकि रश ना हो ताकि हर रश ना सेक्शन हो में और अलग-अलग। जल्दी से लेकिन जल्दी फिर भी आपका जो मोस्टली है, हाँ, मोस्टली क्या 99% आपका पहले यूरिन टेस्ट ही यूरिन होता और है, ब्लड टेस्ट ही होता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट होता है। इनको ही आगे पीछे करते हैं क्योंकि बैच को वो ऐसे करते हैं कि 10 लड़के भेज दिए ब्लड टेस्ट के लिए, 10 लड़के भेज दिए यूरिन टेस्ट के लिए। अब यूरिन वाले ब्लड के लिए आ जाएंगे, ब्लड वाले यूरिन के लिए चले और जाएंगे। कुछ परफॉर्मा भी देते हैं ना वो अपने को? वो इंडिविजुअल परफॉर्मा इंडिविजुअल मिलता है वहाँ जब आप जाएँगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको आपके पास में 3 से 4 आपके फ़ोटो होने चाहिए हुँ, और हुँ। ग्लू वगैरह भी लेके जाना कि एक दूसरे के भरोसे मत रहना कि वो लाएगा उससे ले लूँगा। तो अपनी चीज़ें अपने पास सँभाल के लेके जाएँ। ठीक है। वो परफॉर्मा इसलिए दिया जाता है, जितने भी आपके टेस्ट होंगे ना, जिस भी सेक्शन में जाएँगे आप, हाँ, एक्स-रे वाले, यूरिन वाले में, तो वहाँ पे वो डॉक्टर टिक करता रहेगा, भई हाँ, इसने ये पास कर दिया, सिग्नेचर इसने ये मारते हैं। पास कर हाँ, दिया। वो अपने साथ लेके आपको सेक्शन बाय सेक्शन कंप्लीट होता रहेगा, उसको घूमते रहना आगे है। बढ़ाते रहेंगे। हाँ। ताकि आपको जो अलॉटेड जो डॉक्टर है उसको ईज़ी रहे थोड़ा-सा कि हाँ, एक्स-रे वगैरह हो गया, आई का हो गया, तो वो सिग्नेचर कर देते हैं उसमें। अब सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो एक्स-रे होता है, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। एक्स-रे जो होता है, उसमें विवेक किसी को निकाला गया है तुम्हारे कंसिडर में, या कुछ तुम सजेशन देना चाहोगे क्या करना चाहिए, नहीं? देखो निकाला तो मेरे सामने तो किसी को नहीं गया और जितने मेरे जानकारी में मेरे बैचमेट्स हैं या जैसे इनका जम्मू में हुआ था अमन का, तो कोई निकाला नहीं गया लेकिन फिर भी एक सलाह जो हमें भी मिली थी और हम भी देना चाहेंगे अगर आप स्मोक करते हो तो उसको क्विट कर लो। 1.5 से 2 महीने की बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप उसको रोक सकते हो क्योंकि आपको छोटा-मोटा कोई इन्फेक्शन या आपका कुछ भी ऐसा दिखेगा तो डॉक्टर को एक पॉइंट मिलता है, तो उससे बचने के लिए आप थोड़ा क्लीन ही रहने देना और चाहिए। तंबाकू भी थोड़ा-सा अपना हाँ, बाद में खा लेना भाई, ठीक है? हाँ। और यूरिन की बात कर लेते हैं। अगर यूरिन जो टेस्ट होता है, उसमें क्या-क्या देखते हैं? क्या-क्या चीज़ें को टेस्ट किया जाता है? यूरिन टेस्ट में तो मेजरली किडनी फंक्शनिंग टेस्ट होता है, एलएफटी, आरएफटी चेक करते हैं आपका, जैसे कुछ लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उसका एलएफटी, आरएफटी बढ़ा हुआ मिलता है। अच्छा। तो उसके लिए भी डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप मतलब ड्रिंक कम करो। वैसे भी इस जॉब के अंदर आपको हाँ, ड्रिंक ड्रिंक नहीं अलाउड ही करनी नहीं है, है मतलब ठीक है? मोस्टली रहता है तो मेनली क्या है इसमें कि आपके किडनी की फंक्शनिंग हाँ, देखी जाती है, आपका यूरिक एसिड देखा जाता है, आपका शुगर लेवल चेक किया जाता है, तो यूरिन में कोई यूरिनल इन्फेक्शन तो आपको नहीं है वो देखा जाता है। इन सारी चीज़ों की रीडिंग्स वो और देखते यूरिन हैं। टेस्ट दोनों टाइम होता है, मतलब एक बार खाना खाने से हाँ, पहले भी होता है, वो भूखे पेट भी होता है और एक खाना खाने के बाद भी होता है, तो दोनों अलग-अलग वो डिपेंड करता है डिपेंड कि करता है। आपका किस डिवीज़न के किस हॉस्पिटल में हो रहा है, वो डॉक्टर पे डिपेंड है।
अगर आपके जैसे शुगर है, शुगर आपका खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, वो ठीक। मैंडेटरी है, दोनों बार वो चेक की जाती है। ब्लड टेस्ट की बात करता हूँ, तो उसमें किसी बच्चे को अगर एचआईवी का इश्यू आता है तो उसको आगे रिकमेंड करते हैं या उसको फिर? कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये मेजर इशू है। तो ब्लड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा और उसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या क्या टेस्ट है, और वो आरबीसी ब्लड टेस्ट होगा। डब्ल्यूबीसी सब चेक करता होता है हाँ। उसमें। अच्छा, फिर होता है हार्ट बीट। मेरे को तो कई इशू आए थे बच्चों में कि हार्ट बीट और जो बीपी टेस्टिंग होता है उसके बारे में थोड़ा बताओ, फिर मैं बता देता हूँ। हार्ट बीट के लिए देखो सबसे पहले जो इसमें क्या है कि आपके नॉर्मली आपका बीपी चेक किया जाएगा। अगर आपका डिजिटल मशीन से बीपी चेक किया जा रहा है तो आपका अगर 140 भी जाता है तो आप घबराएं नहीं। पहली बात तो आप बीपी से पहले बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके जाएं, बिल्कुल ये सोच के जाएं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को क्या है, बीपी के नाम से फोबिया हो जाता फोबिया, है, अरे डरते हैं सब, मैं डरते भी डर रहा हैं। था। वो हाँ, मेरे आपको टाइम डरना पे नहीं तो है। हुआ अगर था। आपको फोबिया हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बीपी चेक हाँ। कराने में। अगर आपका बीपी डाउन अप डाउन जाएगा तो फिर वो फर्दर जांच के लिए आपको भेज देगा। बीपी का इशू थोड़ा मेजर होता है, हाँ। क्योंकि बीपी के मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था, मेरे से जो जस्ट पहले वाला था उसको 2 से 3 दिन तक वहाँ पे रोक के रखा था बीपी के लिए। क्योंकि अच्छा। बीपी का फोबिया इतना था उसको, जैसे ही मतलब नॉर्मली बाहर टेस्ट कर रहा था। हम्म। कुछ लोग अपने पास बीपी की मशीन रखते हैं, आजकल डिजिटल आती है, तो नॉर्मल आ रहा था, लेकिन जब वो उसके पास डॉक्टर के पास जा रहा था तो बढ़ जा रहा था होता बीपी है। ऑटोमेटिक, तो टेंशन वो होती थोड़ा है। डर हो जाता है मन में। हाँ। तो डॉक्टर ने खुद सजेस्ट किया था कि आप थोड़ा मन डाइवर्ट करो या उल्टी गिनती चालू करो, मतलब एक छोटे-मोटे होती है चीजें, नॉर्मली आप थोड़ा करके रिलैक्स इसको रहो थोड़ा तो कर बीपी सकते पे हैं। कुछ ज्यादा इतना मेजर और इशू जब नहीं है, लेकिन ईसीजी करवाएंगे तो ईसीजी में सजेस्ट करते हैं, हम भी करेंगे कि जो आपके बाल हैं छाती वाती पे उनको कटवा के जाएं। बात और के तो ये है, चिपक देखो के आप चलेंगे। पढ़े लिखे हो, आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, वहाँ प्रॉपर डॉक्टर आपकी पूरी बॉडी चेक करता है। तो सफाई तो वगैरह। क्लीन अप करके आप जाएं, समझ रहे होंगे कैसा क्लीन अप कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप क्योंकि वो सफाई प्रिपेयर करके चिपकता जाएं। नहीं होके है, वो जाएं। ईसीजी हो में सकता है कि वहाँ आपको लेडी डॉक्टर मिले, हाँ। और ये शर्माना या कुछ भी ये मत सोचना कि डॉक्टर शर्माएगी या आप शर्माने लगो। मेरे को देखो लेडी ये एक डॉक्टर मिली मेरे साथ प्रोसीजर मिले थे। ये एक प्रोसीजर है, फॉलो करना है। अगर वो आपके पूरे कपड़े उतार के ही आपको चेक किया जाएगा, क्योंकि आप A1 मेडिकल कैटेगरी के लिए सेलेक्ट हुए हो, तो प्रॉपर चेक करेंगे। किसी को कैंसर हो तो विवेक? कैंसर पे भी कंसीडर नहीं किया जाएगा आपको, क्योंकि ये ध्यान भी एक रखिएगा। मेजर इशू है। किसी को कट मार्क्स हो, बॉडी का कोई ऑपरेशन हुआ रहेगा तो कुछ सजेशन इस हाँ, चीज का? अगर आपकी सर्जरी हुई है हम्म। तो आपके पास उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट उसके साथ में नहीं है तो डॉक्टर डिमांड कर सकता है। हो सकता है डॉक्टर मेडिकल आपको ऐसे भी फिट भी कर दे देख के विजुअली, या हो सकता है फिर होल्ड आपको कर फर्दर देते। जांच के लेकिन लिए कुछ रख मेजर दे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फ्लैट फुट चेक होता है क्या? मेरी जहाँ पे कल्याण में हुआ था वहाँ चेक नहीं हुआ था। तुम बताओ भाई, तुम्हारे हुआ मेरे था कि टाइम पे नहीं? हुआ था, फ्लैट फुट चेक हुआ था। अच्छा। देखो मेरे टाइम पे भी फ्लैट फुट चेक हुआ था। उस लड़के को फ्लैट फुट था तो उसको होल्ड भी किया था, लेकिन मैनेजेबल था, तो 1 से 2 दिन उसका शायद से एक्सटेंड करके उसको एक्सेप्टेबल कर लिया था। अगर किसी को पाइल्स वगैरह का है इशू तो? पाइल्स का है तो कंसीडर कर लेते हैं, उसको लेकिन कंसीडर करता है, लेकिन फर्द आपको जो टेम्परेरी होल्ड करता है वो क्या करेगा, आपको टाइम देगा या तो 3 महीने या 6 महीने का 6 कि आप महीने इसकी मैक्सिमम सर्जरी मैक्सिमम कराओ। सर्जरी कराने के बाद री मेडिकल होगा। अगर उसको लगता है कि सब ठीक है, फिट करेगा। अगर उसको लगता है अभी भी इशू है तो आई डोंट थिंक वो दोबारा टाइम देगा उसके। तो वो सर्जरी के लिए ऑप्शन दे देता है ना, सर्जरी हाँ। होने के बाद तो ठीक 6 हो महीने जाता का है। आपको देते हैं। टेम्परेरी एक टाइम दिया जाता है कि आप ये सर्जरी करा सकते हैं। और नॉर्मल रहा तो जैसे कई बार नॉर्मल भी होता है, किसी को ये फिस्टुला होता है, किसी को मैं पाइल्स फिर से होता है। वही कहूंगा कि ये डिपेंड करता है फिर डॉक्टर पे। देखो अपनी जॉब का नेचर ऐसा है, हमारी सिटिंग की जॉब है, घंटे पे जो है जिस हिसाब 8-9 से हमें घंटे बैठ के 10 चलना घंटे, है, हाँ। हीट भी होती है इंजन में, तो उससे ये बीमारी और ज्यादा बढ़ती है, पर ये इसलिए इसको ऑपरेटेबल है और एक्सेप्टेबल है ना? एक्सेप्टेबल है। हाइड्रोसिल ठीक है। टेस्ट भी इसी में आता है, हाइड्रोसिल टेस्ट भी रहता है जो। हाँ, हाइड्रोसिल की बताओ तो। हाइड्रोसिल का भी रहता है, हाइड्रोसिल का भी मेरे टाइम पे भी हुआ था। हाइड्रोसिल का भी होता है, टेस्टिस होते हैं अपने, उसमें पानी, अंडकोश जो होता है, अंडकोश हाँ। जो होता है उसमें पानी भर जाता है किसी का, तो छोटा बड़ा रहता है किसी का, इम्बैलेंसिंग हो मतलब जाती है ना, अनबैलेंस हो तराजू जाता के है। पल्ले भारी तो वो होते उसमें हैं। शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे टाइम पे लेडी डॉक्टर थी तो उन्होंने खुद ही चेक किया था। तो मेरे साथ एक था, जिसका बैच बना था उसका प्रॉब्लम था, तो उसको 6 महीने का टाइम दिया था, उसको ऑपरेट करने के लिए दिल्ली भेजा गया था। अच्छा। तो 6 महीने के बाद वो आया था, उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसकी सर्जरी हुई थी उसकी। फिजिकल टेस्ट? फिजिकल टेस्ट भी हुआ था, जैसे पुशअप होते हैं, 10 से 12 पुशअप लगवाते हैं, और अपना वो घुटने का टेस्ट होता है, घुटना फोल्ड करके लेटा के आपको घुटना फोल्ड करके हाथ बाजू का देखते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी किसी का रहता है कि ये नी के पास से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और उसके बाद एक होता है कि वो पालती मार के बैठाते हैं, उसके बाद बिना हाथ लगाए उठने को बोलते हैं, तो 4 से 5 बार वो भी करवाते हैं। वो फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करते हैं आपकी, मतलब जाके, बाकी ऐसा कोई मेजर वो नहीं है
कि अगर आप नहीं उठ पा रहे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया तुम जाएगा? बताओ कुछ। इसमें फिजिकल में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपको सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक आपका सब कुछ देखते हैं, आपके पूरे कपड़े आपके हटवा देंगे। उसके बाद में कई बार ऐसा भी हुआ है, हमारे जो बैच था, हमारे बैच में क्या है कि आपको कपड़े उतरवाने के बाद डॉक्टर ने घुटनों पे हाथ रखवा के झुकने को बोला। एक अटेंडेंट पीछे गया देखने, एक अटेंडेंट आगे रहा और फिर बोला कि 3 बार खाँसने के लिए उसको। तो उससे क्या होता है कि अगर किसी को पाइल्स या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो पीछे अटेंडेंट उसको देख के कर लेता था कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। और आगे आपका जो हाइड्रोसिल वाली प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है खांसने से ना वो पल्ले ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसको भी देखने के लिए वो करता है। एक्चुअल में प्रॉपर वर्ड नहीं यूज कर बताना सकते, जरूरी आप है। हाँ, वो समझ गए ज़रूरी है, होंगे। मतलब वो देखो जो हुआ है वो सो मेजर है। अब बात करते हैं मेन जो एस्पेक्ट रहता है इस मेडिकल के अंदर। A1 फिट होने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, क्या होती हैं विवेक? वो एक है आपका हार्ट और एक है आपकी आँखें। आंखें, अगर ये अब 2 सही है तो 90 से 95% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। श्योर हो जाएगा। अभी मैं हार्ट के लिए आपको एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। ठीक है। मेरे जो बैच में 2 लड़कों का बीपी लेवल से ऊपर जा रहा था, तो उनका ईसीजी जब किया तो ईसीजी की जो रीडिंग्स आई वो भी उनकी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। जब ईसीजी की रीडिंग सेटिस्फैक्टरी नहीं थी तो डॉक्टर ने उनको बाहर नहीं किया, एक और मौका दिया। क्या मौका दिया कि उनको इको टेस्ट के लिए भेजा। अब जैसे मेरा दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में होता है पीली कोठी में जाके इसका मेडिकल होता है, ठीक है। वहाँ से सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए उसको रेफर किया। अब जब वो सेंट्रल हॉस्पिटल गए तो उनको वहाँ इको टेस्ट के लिए फ़ी अपने पैसों से पे करनी पड़ी, जो कि 2500 पर हेड थी। फिर उन्होंने इको टेस्ट कराया, इको टेस्ट सेटिस्फैक्टरी उनका रहा। एक दिन उनका एक्स्ट्रा लगा था लेकिन उनको फिर एक्सेप्ट कर लिया गया और A1 में फिट कर दिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ पैसे अपने साथ में जरूर लेके जाइएगा, 4 से 5,000 रुपए, ताकि रहने खाने पर और कभी ऐसा इश्यू आ जाए कोई मेजर जिससे आपको अपने पैसों पे कोई टेस्ट कराना पड़े तो वो पॉसिबल हो जाए, उस समय आपको हड़बड़ाहट ना हो। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, जो आई का टेस्ट रहता है वो है आपका डिस्टेंट विजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जो हम रेशियो बता रहे हैं 25% जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो इसी में से निकलते हैं। बिल्कुल। तो अमन बता भाई इसके बारे में कि कैसा होता है। सबसे पहले आई टेस्ट में होता है कलर विजन। कलर विजन के लिए सबसे पहले डॉक्टर अपने पास बुलाता है और उसमें एक बुक रहती है उनके पास, उसमें कलर होता है लाल, पीला, नीला, नंबर्स लिखे होते हैं। डॉटेड्स में रहता है, नंबर लिखे रहते हैं, अल्फाबेट लिखे रहते हैं, डिजिट्स रहते हैं, कहीं कहीं चित्र हाँ, भी चित्र रहता भी है, रहते पिक्चर हैं। भी रहती है, कोई हाँ, हिरन है या डॉट या कुछ रहता है उसमें, कुछ चित्रकारी सी बनी रहती है उसमें, डॉक्टर बोलता है इसको पेंसिल से या उंगली से उसको नेविगेट करने के लिए बोलता है, ताकि आप मतलब पहले तो थोड़ा डार्क दिखाते फिर थोड़ा लाइट करते 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 बिल्कुल ही थोड़ा आपका नियर डिस्टेंट विजन चेक करते हैं उसमें। और हमारे साथ एक था लड़का जिसका कलर विजन था, उसको भाई सीधा लिख के परफॉर्मेंस पे कलर विजन एक्सेप्टेबल नहीं बाहर है, कर दिया था। उसको उसके नहीं लिए लेंगे। कुछ भी मतलब चीज नहीं देखी जाती। नियर दूसरा डिस्टेंट में वो कुछ बुक भी पढ़वाते हैं, जैसे उसमें लेटर लिखे रहते हैं, कुछ छोटे छोटे लेटर लिखे पहले रहते छोटे हैं, से बड़े फिर छोटे भी छोटे बिल्कुल छोटे छोटे होते जाते हैं वो तो आसान सा नियर रहता है। वो थोड़ा इजी रहता है, easy बिल्कुल है, पास से इसमें पड़ता है। नियर डिस्टेंट में ज्यादा 6 प्रॉब्लम बाई नहीं 6 आती। के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है। रहता है। तो उसमें क्या है कि आपको एक थोड़ा डार्क रूम रहता है, उसमें आपको लेके जाएगा डॉक्टर। तो मेरी एक सलाह है कि आप उसमें जाने से पहले हो सके तो ऐसा ना करें कि एकदम बहुत ज़्यादा उजाले से एकदम उस डार्क रूम में जाएँगे अंधेरे तो में आँखें जाए, थोड़ा बिल्कुल ब्लर करेंगी। ये चीजें तो ध्यान हो सके रखनी थोड़ा है। कम लाइट वाले प्लेस पे आप रहो, ताकि आप अंदर जब उसमें जाओ तो आपको थोड़ा क्लियर दिखे। हाँ। तो जब वो 6 बाई 6 के लिए आपसे टेस्ट कराएगा तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सी दिखाता है आपको, सी में कट लगा रहेगा सी, तो उस कट के लिए डायरेक्शन पूछता है कि उसका कट का डायरेक्शन किधर है। तो कभी-कभी क्या डॉक्टर कहता है कि आपको मुँह मुँह से बताना है कि लेफ्ट है या राइट है, अप है या डाउन है। कई बार कहता है कि हाथ से इशारा करना है कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है या ऐसे है, और साथ में मुँह से भी बोलने को वो कह देता है। और एक बार में और वो सी नहीं होता है भाई, वो बिल्कुल जीरो होता है। तुम्हें सही बता दूं तो हाँ, वो बहुत सी माइनर में उसमें माइनर कट रहता है, वो होता है। सी में थोड़ा सा ऐसा कट रहता आप है। एक बार मतलब गूगल पे करके देखना, जो सी जो रहता है ना, जो डिस्टेंस चेक करने के लिए, वो सी का बिल्कुल जो हम लोग सी लिखते हैं वो नहीं रहता। फोटो लगा दूंगा यहाँ पे हाँ, मैं। फोटो लगा देंगे, बिल्कुल ऐसे रहता है, बिल्कुल वो ये समझो माइनर कट रहता ओ है, बना बिल्कुल। रखा है, हाँ, ओ में एक बिल्कुल बस माइनर कट कट रहता मार है, वो दिया है। बहुत थोड़ा सा वो कट ही आपको बताना होता है। और 6 मीटर की दूरी बिल्कुल रहेगी। घबराना नहीं है 6 बाई थोड़ा। 6 का मतलब ही यही है कि 6 मीटर की दूरी ऐसा से नहीं है कि वो डॉक्टर बोल रहा है पर्टिकुलर साइज का सी अल्फाबेट। आपको दिखना चाहिए। अभी क्या है कि वो प्रोसेस करते हैं 6 बाई 12 से वो ऊपर से शुरू स्टार्ट करते हैं। हाँ। उसमें आप बता देंगे, फिर 6 बाई 9 पे आएंगे, फिर वो 6 बाई 6 पे दिखाते हैं आपको।
उसमें क्या एक बार में एक ही आंख से देखने के लिए उसका लेफ्ट प्रावधान या है। राइट ऐसे। तो अभी क्या कि या तो वो एक कप रखते हैं, आपकी आंख पे ऐसे कप रख देंगे हाँ और दूसरी आंख से आपको हैंकी रखने को देखने को बोलते हैं, बताएंगे। हैंकी रखने को बोलते कई हैं। बार क्या वो नहीं, अपने गलत हाथ दिखा से रहा भाई, ऐसे दूसरा आपकी दिखा। आंख को छिपा लेंगे या फिर बोलेंगे कि आप अपनी आंख ऐसे ढक लो। तो मेरा एक सजेशन और है, आप आंख को ऐसे बंद ना करें, एक आंख जो ऐसे बंद कर लेते हैं, क्योंकि जब आप उसको ओपन करेंगे और उससे देखना कुछ पड़ेगा टाइम ब्लर हो तो जाता आपको वो अल्फाबेट से वो लेटर्स आपको ब्लर है, दिखेंगे। कुछ टाइम के लिए हाँ ब्लर हो जाता तो है। ये उसमें थोड़ा और ध्यान वो रखना है। उसमें जवाब देते टाइम घबराना नहीं, क्योंकि क्या होता है हम लोग कभी कभी जल्दी जल्दी में बोल देते हैं कि डॉक्टर हाँ क्या सोचेगा। टाइम तो लीजिए वो अपना। टाइम देता है आपको रिलैक्स होने के लिए, वो आपको देता है मतलब कुछ सेकंड का टाइम लो, पॉज करो, उसके बाद आप जवाब दो आराम से, कोई डॉक्टर जरूरत जल्दी करेगा, उसको तो भाई उसको बच्चे तो निकालने हैं ना निकालना फटाफट है, वो फटाफट। लेकिन आप डॉक्टर और के उस पे डिपेंड है, देखो कुछ पेशेंस रखता है डॉक्टर, कुछ क्योंकि डॉक्टर A1 मेडिकल ले रहा है कुछ तो। डॉक्टर होते हैं जो करते हैं जल्दबाजी, नहीं तो मोस्टली डॉक्टर यही होता है। मेरे टाइम पे भी डॉक्टर जो थे, हमारा तो दूसरा मेडिकल सोलापुर में बता, उस टाइम भी ऐसा डॉक्टर था, रिलैक्स होके बोलता रिलैक्स होके आप जवाब दो, कोई जल्दबाजी नहीं है, हाँ क्योंकि इन्होंने, मैं बताऊं कि हाँ 2 बार मेडिकल हमारा 2 देके, बार मेडिकल हुआ जब है। यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट प्लान था तो इनका कितना, वो मेडिकल होके 2 साल हो गए थे क्या? ढाई हमारे 3 साल हो गए 3 थे, साल हो कोरोना गए तीन थे। साल हो कोरोना गए। पीरियड बीच हमारा में आ गया था ना, 2018 वाली भर्ती में तो कोरोना पीरियड अगस्त बीच में आ गया था। 2019 में हमारा मेडिकल हुआ था। उसके बाद से दोबारा हमने सितंबर 2022 में मेडिकल देके हम fit 2-3 हो गए। साल बाद फिर इनको यहाँ पे जब रिप्लेसमेंट पैनल आया तो फिर से फुल मेडिकल मेडिकल लिया, चेकअप हुआ फिर सेम। एंट्री दी, फिर ज्वाइनिंग कराई हमारा थी। वेटिंग लिस्ट थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि वो कोरोना टाइम बीच में आ गया था ना। वही है, हमारा भी 1 साल लेट हुआ था। अच्छा फिर उस सी वाले की बात बताओ इनको भाई, क्या किस फिर क्या क्या ध्यान रखना है? तो आंखें एकदम से आपको बंद नहीं करनी है, जो प्रेशर नहीं कंपाउंडर या डालना, अटेंडेंट रहेगा। मेनली आंखों पे प्रेशर नहीं और डालना है, प्रेशर एक डालने चीज के और बाद है, अगर आप आंखों को टेस्ट से पहले हल्के पानी से जेंटली छपके बोलते हैं ना, छपके मार दबाना के नहीं धोते है हैं, उसको बिल्कुल ऐसे आपको। छींटे जोर से नहीं मारने। इजीली आप ऐसे आंखें वॉश कर सकते हो और किसी सूती कपड़े से या किसी साफ कपड़े से आंखें ऐसे ऐसे करके पहुंचनी है, ऐसे रगड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आपके कोए लाल पड़ गए, आंखें लाल पड़ गई तो उसमें विजन में ब्लरनेस आ जाती है। हाँ तो इन चीजों का ध्यान रखें। मैंने क्या किया था मैं बताता हूँ आपको। जब जैसे किसी एक लड़का का मेडिकल हो रहा था, 6x6 दिखा रहे थे उसको, तो मैं क्या किया, उसके साथ में जाके खड़ा हो गया। जैसे हमारा उसके बाद जस्ट बात था, तो वो लड़का तो उसका तो टेस्टिंग हो ही थी, मैंने भी अपनी आंखों को ऐसे ऐसे करके देखना चालू कर दिया कि हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उनके साथ में खड़े होके। ठीक, उससे डॉक्टर को इशू नहीं रहता। अब मेरे को दिख रहा था कि हाँ बराबर दिख गया है, तो फिर मेरी टेंशन बिल्कुल मुक्त हो गया था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लड़का इतनी टेंशन ले रहा था, उसने आंख इतनी जोर से दबाई हुई थी, फिर ये दूसरी आंख जैसे ही दोबारा खोलता है तो धुंधली हो जाती कुछ है। फिर टाइम वो के कह लिए रहा ब्लर हो है जाती है, कुछ सर टाइम दिख नहीं रहा, सर दिख नहीं। डॉक्टर ने बोला कि भाई दबा मत, ये तो ये अटेंडेंट लगा रहा है, बस इसको लगा के रखने दे, और जब भी लगाए तो आप अपनी आंखों को खुली रखो, इसको उसको लगाने दो जितना लगा रहा है, ठीक है, आप इसको खुली रखो ताकि दोबारा जब पूछे। 90% तो अटेंडेंट होता ही है, नहीं होता है तो क्या करता है, अपने हैंकी बोलते हैं, आपके पास हैंकी रहेगा, या फिर आपको सिर्फ इतना करना है, हाँ जो दूसरी वाली आंख उसको बंद नहीं करना, दूसरी आंख को खोल के ही रखना है, सिर्फ उसको आपको कवर करना है एक हाथ से बस। ठीक है, और हाँ। यही हो जाएगा। इसके बाद फिर अगर ये टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया ना, मोस्टली कोई सर्जरी वर्जरी नहीं है, तो आप समझ लेना कि आपका फिट हो गया है। ठीक है, चौथा जो टेस्ट आता और है, आपको कंफर्मेशन के लिए मैंने करवाया था पर्सनली, मैं मेडिकल से पहले बाहर से डॉक्टर आई टेस्ट करवा के गया था, थोड़ा अपनी कंफर्मेशन के लिए, अपनी दिल की तसल्ली के लिए, तो आप भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ 5 रुपए लगते हैं हाँ, सिविल 5 रुपए तो हॉस्पिटल बाहर में। सिविल हॉस्पिटल में, आपने आई टेस्ट करवा लो नॉर्मली। ठीक है, अब है चौथा टेस्ट जो है वो है पेरीमेट्रिक टेस्ट। उसमें क्या होता है विवेक? इसमें क्या होता है, आपकी आंखों का ना एक एंगल होता है, जो आंख है उससे एक जैसे 270 डिग्री या कुछ ऐसा करके ना एंगल तक दिखती हैं चीजें। हाँ जैसे हमें ये बराबर में साइड इस में आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन साइड में। जैसे इतना आएगा तो यहाँ मुझे दिखेगा सामने देखने पे भी कि इधर कोई चीज है, तो उसको बोलते हैं पेरीमेट्री। पेरीमेट्री यानी कि एक विजन एरिया जो आंख का होता है एंगल वाइज, उसको बोलते हैं पेरीमेट्री टेस्ट। उसमें कई बार क्या करता है कि जैसे मेरी आंख के टेस्ट में क्या हुआ था कि जब फंडस टेस्ट वो करते हैं, फंडस टेस्ट के बारे में पहले एक बार बता के वो, हाँ वो कराना सबसे आखिरी में आपको। सबसे आखिरी में वही टेस्ट होता है, उसके बाद की ही ये पेरीमेट्री टेस्ट और इसके जो चरण आते हैं। जब आपका फंडस टेस्ट करते हैं उसके बारे में अमन थोड़ा शेयर कर। हाँ, फंडस टेस्ट से पहले तो फोग टेस्ट होता है सबसे पहले, मतलब फोग टेस्ट में क्या रहता है, फोग टेस्ट में आपकी आंखों पे थोड़ा प्रेशर डालते हैं, जैसे फोगी वेदर रहता है ना, वहीं पे होता है ज्यादातर हाँ, यूज साइड ये में। जहाँ ये foggy weather की ये उन condition है। जगह पे ज्यादा होता है, मतलब हर जगह नहीं है, लेकिन ये अपना मैंडेटरी लिखते हैं, जो अपने को क्राइटेरिया दिया जाता है हाँ उसमें। उसमें लिखा होता है। लेकिन ये फोग टेस्ट उन जगह पे होते हैं जहाँ पे उनके पास मशीन अवेलेबल होती है, क्योंकि वो एक फोग की तरह आपकी आंखों पे प्रेशर डालते हैं और उसमें देखते हैं कि आपको कितनी दूर तक दिखाई देता है, विजिबिलिटी विजिबिलिटी चेक test। करते हैं कि आपकी विजिबिलिटी आप कितनी दूर तक Foggy देख सकते weather हो के foggy अंदर, weather के लिए। है ना। और फंडस टेस्ट का ये रहता है, फंडस टेस्ट में आपको आपकी आंखों में एक ड्रॉप डाली जाती है,
तो उस मेरा सलाह ये है कि सबसे लास्ट में कराओ, डॉक्टर भी आपका बोलेगा सबसे लास्ट में, क्योंकि उसके बाद क्या रहता है कि आपके आगे कुछ टाइम के लिए ब्लर हो जाती है, तो उसमें बाकी आप टेस्ट करने जाओगे बाद में, तो उसमें प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपको सब कुछ क्लियरली नहीं दिखेगा। तो फंडस टेस्ट लास्ट में कराए। और एक सलाह ये है कि जब आपकी आंखों में वो ड्रॉप डालते हैं तो आपको आंखें बंद रखनी है, क्योंकि वो आपको आधा घंटे का टाइम देते हैं, आधा घंटा 40 मिनट का टाइम देते हैं, आपको आंखें बंद रखनी है। एक आप एक जगह पे जाके बैठ जाइए और आंखें बंद, क्योंकि आंखें आप खोल के रखोगे तो फंडस टेस्ट में जो आपको ड्रॉप डाली जाती है आँख में, वो आपकी पुतलियों के लिए होती है, आपकी पुतली कितनी फैलती है कितनी नहीं फैलती है। तो आज जब आप आँख खुली रखोगे तो उसमें आपकी फैलेगी नहीं। पुतलियाँ फैलेगी नहीं प्रॉपर, जो आपको उनको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं दिखाई देता है। उसके बाद आप जब टेस्ट के लिए जाओगे तो फिर डॉक्टर आपको दोबारा से भेज देगा, तो दोबारा जब आँखों में वो ड्रॉप डालोगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर उतना ही ज़्यादा फंडस टाइम टेस्ट लगेगा। में देर मेनली टाइम डिले फंडस होगा। टेस्ट का क्या है कि जब आपकी आंखों में ड्रॉप डालते हैं तो आपकी पुतली फैलती है, फैलने से जब डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है तो थोड़ा क्लियरली उसको आपकी पुतली पे कोई दाग धब्बा ग्लूकोमा कोई काला मोतिया ये सब तो नहीं है वो देखने के लिए। और दूसरा, अगर आपकी लेजर सर्जरी हो रखी है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया और जाएगा, वो यहीं से पकड़ में और आती है। वो इसी फंडस टेस्ट टेस्ट से को पता पकड़ने चलता के लिए या आपकी आंख की कोई भी सर्जरी हुई है उसको पकड़ने के लिए ही फंडस टेस्ट किया जाता है। और दूसरा, पुतली पे कोई दाग या धब्बा या कोई ऐसा स्पॉट तो नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है, उसको देखने के लिए किया जाता है। ड्रॉप डालने के बाद आपकी पुतली फैल जाएगी, आपको सब चीजें थोड़ा बिगर साइज में दिखाई देंगी, मोटी मोटी और थोड़ा धुंधली दिखाई देंगी, लेकिन डॉक्टर आसानी से फिर आपको आप पुतलियों को देख सकता है। अब जब ये फंडस टेस्ट हुआ था तो जब वो क्या करता है डॉक्टर, फंडस टेस्ट के बाद में आपकी पुतलियों पे टॉर्च मारता है। एक जगह पे आप ये फिक्स कर देगा। नहीं, वो जरूरी नहीं है फिक्स करेगा, तो आपको खड़ा करा देगा लाइन में, एक एक की आँख की पुतलियों पे आपको ब्लिंक नहीं करनी आंखें, वो उस पर पुतली पे ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे चारों तरफ से वो टॉर्च मार के देखता है। तो जब मेरा ये टेस्ट हुआ था तो मेरे फंडस टेस्ट के टाइम पे जैसे ही उसने मेरी पुतलियों को देखा तो उसको शायद कुछ डाउट रहा होगा, तो उसने एक एनसीटी टेस्ट के लिए मुझे बोल दिया। मुझे एनसीटी बोला, थोड़ा मुझे भी घबराहट हुई कि सभी लोगों को फटी थी पास कर रहा है, तो हाँ फटी कह गई। सकते हैं थोड़ा फटी थी। लुक लुक हो गई। तो होता ही है, देखो आप जब पहली बार किसी मेडिकल से गुजर रहे हो तो और आपको लगे कि आप बिल्कुल फिट हो और कुछ ऐसा वर्ड आपको सुनने का मिले जो कभी नहीं सुना, हो जाती है। तो हो जाएगा थोड़ा। एनसीटी के लिए बोला। एनसीटी में क्या होता है कि आपको एक मशीन के सामने बिठा के एक छोटा एक सेटअप होता है, उस पर चिन्ह आपकी रखवाएंगे और आँख पे थोड़ा प्रेशर छोड़ा जाता है। वो एक्चुअली क्या होता है, आपकी कॉर्निया का और इसका प्रेशर देखने के लिए होता है। एक प्रेशर के आँख के प्रेशर की एक रेंज होती है, उससे रेंज से ज़्यादा जाता है, तो मेरा वो 25 से प्लस जा रहा था। तो एनसीटी में भी जब ये आया तो फिर मुझे और फर्दर टेस्ट के लिए भेजा, तो मेरी थोड़ी और फटी। फिर उन्होंने ओसीटी के लिए भेजा। मैं ओसीटी के लिए जब गया तो मुझे फिर से सेंट्रल रेलवे मुझे भी रेफर किया गया, जहाँ 1400 रुपये मेरी फीस भी ली गई ओसीटी टेस्ट के लिए। उसमें वहाँ आपका वो पेरीमेट्री टेस्ट और ओसीटी करवाते हैं। पेरीमेट्री में देखते हैं कि कोई ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है, आपको पूरा क्लियर विजन है। ओसीटी में करने के बाद में आपकी आंखों पे कोई धब्बा या ग्लूकोमा तो नहीं है, उसको स्पॉट को फाइंड करने के लिए रहता है। तो वहाँ मेरा ओसीटी कराया, ओसीटी मेरा क्लियर आया, तब मुझे उसमें मेडिकल में 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लगे थे, उसके बाद मुझे क्लियरेंस मिला। तो आप किसी भी जांच में अगर रोक दिए जाते हो तो पहले घबराओ मत, फर्दर टेस्ट उसके होने दो, लास्ट तक डॉक्टर कोशिश करता है कि चीजें सही हों, मतलब वो अपनी तरफ से वो कोशिश फेल रखते करने हैं। के लिए नहीं बैठे। अगर आप स्वस्थ हो तो वो क्यों फेल आप करेगा, आरआरबी रेलवे को 4-5 जरूरत है एग्जाम आपकी। पास करे गए हो, आपको बिल्कुल। फेल करने के लिए नहीं बैठे वो तो लोग, ये एक्चुअली पास आपका करने के लिए बैठे जो हैं। मेन चीज है वो यही है कि लास्ट में जो आपका फंडस टेस्ट होता है, अगर आप उसको पास कर गए तो उसके बाद में कोई टेस्ट बचता ब्लैक है। रूम वाला, एक रूम एक रह गया ब्लैक रूम ब्लैक वाला। रूम वाला, उसका बता मन। हाँ, ब्लैक रूम वाला ये टेस्ट रहता है कि आपको एक ब्लॉक डार्क रूम में लेके जाते हैं। डार्क रूम में क्या रहता है, आपको छोटी छोटी बिल्कुल लाइट दिखाई जाती है, जैसे अपने सिग्नल के एस्पेक्ट होते हैं ना, ग्रीन येलो डबल येलो या मतलब ग्रीन इस टाइप के वो दिखाई जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं डॉटेड। वो आपको उस पर थोड़ा सा आंखों पे फोकस डाल के देखना पड़ता है कि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फोकस होकर के, और देखना पड़ता है कि वन येलो है कि डबल येलो है, सिंगल वो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स दिखाता है, उससे पूछता है ग्रीन कितनी है, येलो कितनी है, चेंज करता रहता है कुछ कुछ हाँ। टाइम में, तो आपको वो बताना है प्रॉपर कि आप येलो दिख रही है, डबल येलो दिख रही है, ग्रीन दिख रही है। वो भी एक तरह से आपका ये देखने के लिए है कि कहीं आप भाई जब लाइन पे काम करोगे तो येलो को डेंजर को आप येलो तो नहीं समझ रहे हो, हाँ, वो एक्सीडेंट करा सकता है। बिल्कुल। एक चीज और है, जब भी आप जाएं तो कंफर्टेबल होके जाएं, कपड़े वगैरह जो है वो थोड़ा आराम से loose लोअर type के वगैरह कपड़े टी शर्ट पहने। वगैरह पहन के जाएं, क्योंकि वहां पे बार बार उतारना निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट ना हो। ठीक है, ये सभी चीजें थी जो हमें कंसिडर करनी थी। कान का एक
और हाँ कान कान वाला का एक रह गया। कान वाला कुछ जगह पे होता है, कुछ नहीं। जैसे मेरे टाइम पे हुआ था, तो जैसे एक रूम था, रूम में Surroundings, अटेंडेंट जो होता है वो सराउंडिंग चेक करता है। एक बार वो राइट साइड में गया तो वहां से कुछ बोल रहा था, तो मुझे बोला कि सुनाई दे रहा है कि नहीं। फिर लेफ्ट में गया तो वो सुनता है। तो कान का होता है, छोटा सा टेस्ट होता है, लेकिन कान का भी कान का मैंडेटरी नहीं है मैंडेटरी इतना, नहीं, लेकिन वो बहुत कम करता है। जगहों पे लेकिन वो आपको करा ज्यादा जाता ही है। प्रॉब्लम है कान में, तो फिर वो उसको कंसीडर करते हैं वो कि बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा। डॉक्टर आइडेंटिफाई तो कर लेता हाँ, है वो आइडेंटिफाई चीज़ों कर में। लेता है। तो कान का भी थोड़ा सा होता है। एक और, जब अभी हम वीडियो से पहले बात कर रहे थे, एक डिस्कशन था कि जैसे आपका हाथ ज़्यादा मुड़ जा रहा है, कुछ लोगों के ऐसे सीधे होने से भी और ज़्यादा बैंड नीचे तक हो जाते हैं, या किसके ऐसे रह जाते हैं, थोड़ा पूरा ऐसे रह जाएगा, पूरा सीधा नहीं होगा। तो उसके लिए भी ये बात थी कि मेडिकल में इसके लिए क्या है। अगर आपको बाय बर्थ वो है तो उसको डॉक्टर कंसीडर कर लेता है एक्सेप्टेबल में। अगर आपका कोई चोट लगने के बाद या कुछ ऐसा हुआ है तो सर्जरी हुई उसका है, सर्जरी हुई है, है, या मेजर आपको सर्जरी हुई है। किसी चोट लगने की वजह से कई बार एक्सीडेंटल हो जाता है, कहते हैं ना गुम चोट टाइप लग जाती है, उसमें अगर आपको ये हुआ है तो वो आगे फर्दर जांच के लिए कंसीडर कर सकता है। हाँ, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपकी सर्जरी हुई है या कुछ भी हुआ है आपका, हाँ, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप साथ में इट लेके जाएं डिपेंड्स पहले ऑन से। डॉक्टर ओनली कि क्योंकि उसको हाँ, नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से वो फिट लगता है या लेकिन नहीं आप अपनी लगता। सहूलियत के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो लेके जाए, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम है, बाद में आपको बोलेगा आप जाओ, आप कहीं दूर से आए हो। जैसे किसी का भाई कोई हरियाणा से, कोई बिहार से, कहीं से आप मुंबई आप आ रहे हो मेडिकल के लिए, तो बहुत दूर पड़ता है जाना आना। फिर तो कहने का इसलिए मतलब कि यह है आप कि थोड़ा अपने अपने डॉक्यूमेंट सभी तरह के अपने लेके पास पास प्रॉपर अपने रखो रख तो के जाएं। थोड़ा इजी रहेगा। तो ये सभी जानकारियां थी जो हमारे पास थी, हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए। आपको टेंशन हो रही होगी कि मेडिकल कैसा होता है कैसा नहीं, तो लगभग चीज़ें सभी कवर कर दी है। कुछ डाउट रह गई हो तो कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ और आखिरी में इन भाइयों से पूछना चाहूँगा, मैं तो बताता ही रहता हूँ कि जॉब कैसी है, मज़ा आ रहा है या सज़ा मिल रही है या कुछ फ़ायदा हो रहा है, या आपको कैसा लग रहा है? देखो, जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही आपके जॉब के सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कभी कभी इतनी अच्छी जॉब होती है कि आपको यहीं से यहीं यार्ड लीक हो जाता है, 5-6 घंटे में आप वापस घर आ जाते हो। कभी आपको ऐसा भी होता है कि 2 से 3 ड्यूटी करने के बाद आज गए हो, परसों आप घर वापस मूड आते पे हो। डिपेंड करता तो है ये आप आपकी किस मूड से ड्यूटी ड्यूटी कैसी करने जा लगी रहे है हैं। उस पर डिपेंड। और दूसरा, आप हाँ, इसको अफोर्ड करने के लिए ये नौकरी भाई बहुत देखो बढ़िया है। ये देखो ये मैं ये कह रहा हूँ, आपके मूड पे डिपेंड करता है आप किस मूड से ड्यूटी जा रहे हो। अगर आप उसको पॉजिटिव लोगे तो सभी ठीक है, अगर आप उसको नेगेटिव समझते हो तो देखो, नेगेटिव समझने को तो घर में बैठा हुआ इंसान भी बोर होता है। ताकि जो चैलेंजिंग है, थोड़ी सी टफ नए जॉब है, चैलेंजेस मतलब हैं, बाकी की जिम्मेदारियां थोड़ी हैं। टफ जिस दिन जिम्मेदारी जिम्मेदारी का भाव आपके अंदर रहेगा कि 2000 लोग मेरे पीछे सफर कर रहे हैं, मैं उनका एक इकलौता जिम्मेदार हूँ, उस दिन आप अपनी ड्यूटी को एंजॉय जिम्मेदारी करोगे। वाली जॉब है, जिम्मेदारी वाली जॉब है, क्योंकि इंजन में 2 लोग होते हैं तो अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है। चीज और है, पीछे आपको दिख विकास, रहे हैं, छुपे हुए हैं ये। विकास हमारे गार्ड साहब आ है, ना गार्ड भाई, साहब। यहाँ तो आ, यहाँ तो आजा। ये हमारा भाई है, थोड़ा शाई है, गार्ड है वो ट्रेन पैसेंजर मैनेजर बोलो, ट्रेन रिक्रूटर। मैनेजर, जो इसका अभी पोस्ट का नाम ट्रेन मैनेजर कर दिया है। वो मेल पे चलते हैं, हमसे सीनियर हैं और बड़ी अच्छी खासी सैलरी उनकी आती है। तो तो जिन भाइयों का नहीं हुआ है, ठीक है, और भगवान ना करे ऐसा ना हो, अगर नहीं होता है या नहीं हुआ है तो भाई वो एनटीपीसी 2025 की तैयारी में तैयारी जुट जाए। करो, काफी अच्छा ऑप्शन है, इससे भी अच्छी नौकरी मैं मानता हूँ कि एनटीपीसी बिल्कुल। के अंदर क्या है। है वो, मतलब ये थोड़ी जिम्मेदारी वाली थोड़ी टफ जॉब है, क्योंकि कभी कभी अपने को रात को उठ के जाना पड़ता है, वो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अपने को रात को 2 बजे 3 बजे लेकिन कोई ये है कि कॉल आप उठाता हैबिचुअल है, हो जाते हो। लेकिन हम थोड़े भी टाइम कभी के नहीं बाद उठते थे, लेकिन हैबिचुअल हो अभी जाता है। हैबिचुअल हो जाते हो। ड्यूटी की जब कॉल आती है तो अपने आप आदमी की नींद चली जाती है और खुद से प्रिपेयर होकर निकलता है। चलो मैं अब एंड कर दूं इस वीडियो का। हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर देना भाइयों, आप हमें भी फॉलो कर सकते हो। हाँ, हालांकि Instagram रेलवे से पे- रिलेटेड कम चीजें मिलेंगी, लेकिन पर्सनली आपको कुछ भी डिस्कशन करना हो या आपको इंस्टाग्राम पे help मिल चाहिए, सकते हैं भाई, तो इंस्टाग्राम के हैंडल हमारे नीचे मिल जाएंगे। हाँ तो आप हमसे ऐड कर सकते हो यार, हमारी भी भाई हैंडल नहीं मिले तो देख सकते हो। कमेंट जरूर करना कि इन दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल चाहिए। और ये भी बता सकते हो कि हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं। मेरा नाम विवेक वशिष्ठ है, ये अमन कुमार राव, और ये अपना भाई रवि है ही। और हम तो तीनों हरियाणा से हैं। हम हरियाणा से हैं, मतलब हम दोनों वैसे हरियाणा तो से मैं हैं, गाजियाबाद से हूँ, गाजियाबाद लेकिन हमारा बैच चूंकि हरियाणा बैच के नाम से यहाँ मशहूर है, तो कह सकते हो कि देसी ठाट बाट है अपने। तो चलिए, आपको चलो ठीक है, शुभकामनाएं मिलते हैं, आपके राम भविष्य के राम। लिए। अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, जय जय भारत। भारत। जय श्री राम।